प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सी प्लस प्लस को स्टार्ट करेंगे, उसके कोड को अंडरस्टैंड करेंगे और कोशिश करेंगे हम बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें और खुद प्रोग्राम बिल्ड करने वाले बन जाएं। कोड कहीं से भी उठा सकते हैं, बस उस कोड को हमने अंडरस्टैंड करना है और उसमें मॉडिफाई करेंगे, आपको अपने मतलूबा रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। देखते हैं जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है। गूगल में सिंपल सर्च किया, मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस आ जाएंगी। हमारा मकसद डेफिनेशंस की एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग है। A programming language is a vocabulary and set of grammatical rules for instructing a computer or computing device to perform specific task। अगर सिंपल वर्ड में लें तो ये सेट ऑफ रूल्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं एक प्रोग्राम जो आउटपुट देता है। जैसे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किसी न किसी तरह का अपना काम निकलवाना है और वो कुछ बिल्ट इन उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उनको फॉलो करते हुए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए हम उसी इन्वायरमेंट में रहते हुए अपना काम निकालेंगे। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बेसिक, सी प्लस प्लस, कोबोल, फोर्टान, एंड्रॉयड। अगर आपको एक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो दूसरी लैंग्वेजेस को कंपैरिजन करके अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। और ये चीज़ कि चंद प्रोग्राम्स मुझे आते हैं, चंद काम कर लेता हूँ इस लैंग्वेज के अंदर, तो आपने पूरी तरह से उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं किया। देखें सिंपल चीज़ है, अगर हमें बेसिक लेटर्स आते हैं, ABC आती है, हमें अलिफ बे आती है, 1 2 3 आती है, तो हम कोई सा भी डिजिट बना सकते हैं क्योंकि इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बना है। और अगर हमारे पास ABC के लेटर्स हैं तो कोई सा भी वर्ड बन सकता है, सेंटेंस बन सकता है, ऐसे राइट हो सकता है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को अंडरस्टैंड करेंगे टाइम को देखते हुए। मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस हैं, बात वही है। एक फॉर्मल लैंग्वेजेस है, क्या करती है, जो मुख्तलिफ तरह की आउटपुट दिखाती है। प्रिंट हेलो वर्ड इन सी प्लस प्लस। सिंपल वर्ड, हमने अगर कोड इसका देखना है या हम 2 नंबर्स को ऐड करने का कोड देख लें, आप सिंपल गूगल में राइट करें, बहुत सारे उसके अंदर लिस्ट में आ जाएंगे। किसी एक को ओपन करें और आपको वो पूरे का पूरा कोड जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगा, डिटेल भी आ जाएगी। हमने इस कोड को रन करना है और अंडरस्टैंड करना है, इसकी एक एक लाइन पे वर्क करेंगे कि ये किस तरह काम करता है। और मज़ीद अगर कोई और चीज़ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, कुछ और प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो कहाँ पे चेंजिंग करनी पड़ेगी। इस सारे को कॉपी किया हमने और हम इसके लिए यूज करेंगे डेव सी प्लस प्लस। बहुत सारे कंपाइलर अवेलेबल हैं, कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं और सबका मकसद मेथड यही होता है। डिस्प्ले डिफरेंट अंदाज से हो सकता है, लोकेलिटी डिफरेंट हो सकती है और सब में एडिटर होता है, एडिटर जिसके अंदर ये हम टाइप करते हैं और लिखते हैं प्रोग्राम को। फिर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करेंगे, कंपाइल करेंगे और हमें वो आउटपुट दिखा देगा। तो अगर नई फाइल हमने डेव सी प्लस प्लस में बनानी है तो न्यू पे जाएं, सोर्स फाइल पे क्लिक कर दें। या हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट मेथड भी है, न्यू और सोर्स फाइल। तो ये नई सोर्स फाइल आ गई, इसके अंदर हमने वो सारे का सारा कोड पेस्ट कर दिया। अब ये कोड पेस्ट किया है, अब इसको हम रन करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लें जी, हम इसको कंपाइल एंड रन की कमांड दी, वो हमारे पास डेवलपर क्या करता है, सबसे पहले सेव करवाएगा प्रोग्राम को। हेलो ये हमारे पास आउटपुट आ गई हेलो वर्ड, जो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई थी। अगर हम कोई इसमें चेंजिंग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। तो हम इस छोटे से कोड को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसके लिए हमें सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए किन किन बेसिक
चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनके बगैर जो है प्रोग्राम पूरा नहीं होता, या हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। ये एक प्रोग्राम है जो 2 नंबर्स को का सम निकालता है, ये सारा प्रोग्राम। अभी हम इनकी सारी चीज़ों को एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले जो किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने के लिए ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन कि किस तरह लिखना है, प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ें हैं वो मेथड है उसका। ये जो हमने लिखा है कि पहले ये लाइनें हैं, फिर ये लाइन लिखी, फिर मेन फंक्शन है, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये सारी लाइनें लिखी हैं, तो ये स्टेटमेंट्स, ये इसका स्ट्रक्चर कहलाती है। ये नहीं हो सकता जैसे हम एप्लीकेशंस लिखते हैं कि पहले हमने उस अदारे का नाम लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर अपना नाम लिखा। अगर हम सब्जेक्ट पहले लिख लें, अदारे का नाम अंदर कहीं लिख दें और अपना जो है वो नाम जो है वो भी फ्रंट पे लिख दें, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। या फॉर एग्जांपल अगर कोई चेक हमने कैश करवाना है और हम चेक की बैक साइड के ऊपर अमाउंट लिख दें, कहीं अमाउंट ही लिखी है, सिग्नेचर भी किए हुए हैं, हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और उन्हीं रूल्स का नाम जो है वो आपका प्रोग्राम है। और उस चेक में जितनी मर्जी अमाउंट लिख दें वो आपकी अब अपनी मर्जी है। तो इन रूल्स को देखते हुए प्रोग्राम लिखा जाएगा। तो जो पहली जो लाइनें हैं इनको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। 3 हिस्से हैं हमारे सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के लिखने के तरीके के। पहला मेन फंक्शन, जहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, मेन गेट है, एंट्रेंस है, यूँ समझे। उससे आगे जो ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स होंगी, उसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो मेन फंक्शन का हिस्सा होगी, और मेन से ऊपर वाली जो चीज़ें होंगी उनको कह देते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये काम करने से पहले की चीज़ें हैं। बहरहाल ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, थ्योरेटिकली चीज़ें आपको उससे भी मिल जाएंगी, और हमारा मकसद कोड पे वर्क करना है कि हमें इस कोड की समझ आए, और अगर इससे हमने एडवांस कुछ प्रोग्राम लिखना है तो कहाँ पे चेंजिंग होगी। तो ये वाली 3 लाइनें या 4 लाइनें आपने एज इट ही अभी इब्तदाई तौर पे हर प्रोग्राम में लिख देनी है। सो सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, तो ये 4 चीज़ें और एक लाइन हेलो वर्ल्ड ब्रैकेट्स के अंदर आ गई, और ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर। अब अगर हम कंपैरिजन थोड़ा सा करें तो ये भी एक प्रोग्राम है जो हेलो वर्ल्ड है, ये कहीं और से कॉपी किया हुआ है। अगर हम इनका कंपैरिजन कर लें, यहाँ पे ले आए, तो एक ये लाइन नई है इसके अंदर लिखी हुई, ये लाइन वही है जो पहले वाली है, और यहाँ पे एक नई लाइन ऐड हुई है, यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया, तो इसमें यहाँ पे ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। सी आउट से पहले उसको std को इंक्लूड करवाना पड़ेगा, साथ में कह रहे हैं कि अटैच करना पड़ेगा। इसके अंदर इसकी फंक्शनैलिटी है, या सी आउट का मतलब लिखा हुआ है, फिल वक्त के लिए इतना ही है। और जब हम शुरू में लिख देंगे तो हमें सी आउट से पहले ये चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी। ये जो चीज़ है डबल बैक स्लैश के साथ, इसको कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या चीज़ होती है कि कोई भी प्रोग्राम के अंदर अगर स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं करवानी, वो कमेंट्स के तौर पे लिखनी है, अपनी याददाश्त के तौर पे किसी भी वजह से कुछ मेंशन करना है, जैसे ये लिखा हुआ है योर फर्स्ट C++ प्रोग्राम एनीथिंग, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब ये प्रोग्राम का यूँ समझे हिस्सा ही नहीं है, जस्ट हमने एक कमेंट्स दिया हुआ है इसके ऊपर। तो सबसे पहले कमेंट्स हमारे प्रोग्राम में आ जाते हैं। कमेंट्स 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन अगर में कमेंट्स देना है तो इस तरह डबल स्लैश लगाएंगे। सिंगल लाइन जैसे हमने यहाँ पे लिखा है राइट अ प्रोग्राम दैट गेट 2 नंबर्स एंड प्रिंट सम, कि 2 नंबर्स गेट करे और उसका सम प्रिंट कर दे, तो डबल बैक स्लैश लगाएंगे। अब देखें इससे कलर में भी फर्क पड़ जाएगा। हमने जब ऐसा किया, अब ये सी का हिस्सा बन गया है, प्रोग्राम का हिस्सा बन गया है। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर्स देगा कि ये राइट पता नहीं क्या चीज़ है। अब प्रोग्राम दैट गेट 2 नंबर्स, ये वर्ड उसको पहले से कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं हुआ है।
देखिए इसके अंदर वाले जो वर्ड हैं वो ऑलरेडी एक्सप्लेन हुए हैं इस फाइल के अंदर। इस फाइल के अंदर ये वाली स्टेटमेंट जो है ये नहीं एक्सप्लेन हुई है, लिहाजा यहाँ पे वो एरर जनरेट करेगा। कमेंट्स का कलर चेंज कर देता है, मुख्तलिफ कह लें कि उसमें कंपाइलर मुख्तलिफ अंदाज से उसको शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी लाइन्स। अगर एक से ज़्यादा लाइन्स की कमेंट्स देनी है तो हम उसको स्टार्ट करवाएंगे स्टैरिक से बैक स्लैश के साथ और फिर इसी तरह क्लोज कर देंगे, तो ये मल्टी लाइन जितनी भी लाइनें इनके दरमियान में आएंगी वो सारी कमेंट्स बन जाएंगी। प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, जैसे ये मेन है, इंट है, सी आउट है, तो ये सी इन है, ये रिजर्व वर्ड है। इनको अंडरस्टैंड करें, सी इन क्या करता है, सी आउट क्या करता है, इंट का क्या मकसद है और मेन क्या चीज़ है। ये वो वर्ड्स हैं जिसको आप अपने नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। मतलब नेक्स्ट हम वेरिएबल्स को देखेंगे तो वेरिएबल्स के तौर पे आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, और ये वो वर्ड्स हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर ही हम इसकी बेसिक्स को, इसकी कह लें कि फंक्शनैलिटी को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आपको ये इंट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है और सी आउट सी इन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारे लिए प्रोग्राम अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इनके मखसूस मीनिंग्स हैं, सारे नहीं समझ आएंगे स्टार्टिंग पे, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ वर्ड्स पे काम करते जाएंगे और जितने उस प्रोग्राम से रेलिवेंट होंगे उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे किसी प्रोग्राम के अंदर ऑपरेटर्स और पंक्चुएशंस टाइप यूज होती हैं, जैसे ये ब्रैकेट्स हैं, ये वाली ब्रैकेट्स हैं, ये वाले सेमी कॉलम्स हैं, इनको पंक्चुएशन कह दें, और ऑपरेटर्स हैं जैसे ये प्लस है, माइनस है, यहाँ हमारे प्रोग्राम में प्लस वगैरह यूज हुआ है, और इसको कैसे यूज करना है। तो इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी हमें रिक्वायर्ड है हमारे प्रोग्राम को समझने के लिए। डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होती हैं? जितना भी डाटा किसी भी प्रोग्राम के अंदर यूज हो उसे डाटा टाइप कहते हैं। सी के अंदर 3 तरह की डाटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर। फ्लोट की आगे फर्दर अटैचमेंट है डबल, वो उसमें डेसिमल पॉइंट बढ़ जाता है। या यूँ समझेंगे अगर हम अपनी लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं, या तो वो डिजिट्स हैं या हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं। डिजिट्स जो हैं वो भी 2 तरह से आगे हैं, कुछ डिजिट पॉइंट के साथ हैं, कुछ बगैर पॉइंट के डिजिट्स होते हैं। अब ये क्लैरिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन जो है ये हर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या हमारी लैंग्वेज बनाने वाला जो है वो खुद से डिसाइड करता है। और हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम अपनी डाटा टाइप खुद बनाएंगे, सोचेंगे कि क्या यूज हो सकता है। जिसने ये लैंग्वेज बनाई उसने अपनी डाटा टाइप्स बना के उसके अंदर डिफाइन करवा दी, हम उसी को कॉल करते हैं, बता देते हैं कि ये वाली चीज़ हम इसमें सिर्फ नंबर यूज़ करेंगे या इसमें हम डिजिट भी यूज़ करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। मज़ीद इसके आगे और भी बहुत सारी टाइप्स आ जाएंगी, तो एडवांस किस्म के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, एडवांस लेवल पे जाके डिस्कस करेंगे उसे। वेरिएबल्स डिक्लेरेशंस। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल किसे कहते हैं? वो नाम जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा के बाद में रिट्रीव करते हैं, वो वेरिएबल्स कहलाती हैं। इसको भी देखते हैं जी। और लास्ट वन में क्या है हमारे पास? लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम की लॉजिक क्या होगी, किस तरह हम उसके अंदर अगर प्लस करना है तो वो प्लस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखेंगे, रिजर्व वर्ड देखेंगे, उसके साथ हम वेरिएबल डिक्लेरेशन आ जाएगी, उसके साथ हमारा नेक्स्ट लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम आ जाएगी। जी अब हम कुछ प्रोग्रामों को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, जो पहला चैप्टर है, ये पहला जो फेज होगा उसके अंदर वो प्रोग्राम होंगे जिसके अंदर कोई वैल्यूज गेट की जाएगी, फिर उसके ऊपर कोई फार्मूला वगैरह लगाएंगे और फिर आउटपुट दे देंगे। सिंपल फ्लो होगा प्रोग्रामों का। तो ये कुछ चंद प्रोग्राम अंडरस्टैंड करने से हमें कुछ क्लैरिटीज हो जाएंगी चीज़ों की। तो हम पहले प्रोग्राम देखते हैं, सिंपल हेलो वर्ड। हेलो वर्ड की प्रिंटिंग है, कोई चीज़ गेट नहीं करनी, प्रोग्राम जैसे ही चलाएं वो एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दे हेलो वर्ड।
तो वेरी सिंपल, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें एक प्रिंटिंग का मेथड आना चाहिए, और सी के अंदर जो प्रिंटिंग का मेथड है वो सी आउट फंक्शन हैंडल करता है C++ के अंदर, और सिंपल सी के अंदर वो प्रिंट है फंक्शन का। अगर इस बात की क्लैरिटी हमने पहले कर ली कि अगर हमने इसको सी आउट सिंपल लिखना है तो ये नेम स्पेस std को ऊपर ले जाएं। अगर हमने इस तरह से करना है कि ऊपर नहीं नेम स्पेस को डिक्लेयर करवाया तो यहाँ std और डबल कॉलन के साथ सी आउट के साथ अटैच करवा दी। जब जब हमें सी आउट लिखेंगे तब तब हमें ये चीज़ साथ लिखनी पड़ेगी, और वहाँ पे एक ही दफ़ा ऊपर लिख दी है, अब नहीं लिखनी पड़ेगी। तो अब जितनी दफ़ा मर्जी उसको कॉपी किया हमने, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया हेलो वर्ल्ड, और फिर हमने लिखा यहाँ पे पाकिस्तान। अब ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, एक के अंदर हेलो वर्ल्ड है, दूसरे के अंदर पाकिस्तान है। लेट इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमने इसको रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो ये देखिए हमारे पास हेलो वर्ल्ड, और फिर उसके साथ ही पाकिस्तान राइट कर दिया। नई लाइन पे नहीं आया। C++ जो है या सी लैंग्वेज जो है, नई लाइन पे स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत होती है, मतलब कुछ नई कमांड्स की ज़रूरत आएगी जो इसको नई लाइन पे लेके जाएगी। लेट्स से अगर हमने नई कमांड लिखनी है डबल, वही हमने लेस देन का सैम्बल 2 टाइम्स टाइप किया जो सी आउट के साथ किया था, कि अब हमारे पास सी आउट की 2 स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। एक तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, और साथ में हम क्या करो एंड एल क्या करता है, नई लाइन प्रिंट करता है, एंड लाइन करते हैं यहाँ पे। अब हम इसी को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखें हेलो वर्ल्ड के बाद पाकिस्तान न्यू लाइन पे आ गया। हेलो वर्ल्ड के बाद उसने एंड न्यू लाइन कर दिया और उसको फ्रंट पे ले गया। अच्छा, ये चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर हम आप इसको इससे पहले लिखना है, यहाँ पे था कि जब हेलो वर्ल्ड लिखे तब नई लाइन पे चला जाए, और यहाँ पे है कि पाकिस्तान लिखने से पहले नई लाइन पे चला जाए। बात तो वही हो जाएगी, एक ही स्टेटमेंट से। ये सारी चीज़ें हम एक स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि पहले हेलो वर्ल्ड, फिर नई लाइन, फिर पाकिस्तान प्रिंट हो। तो इसको सारे को आप कॉपी करें, ये यहाँ से चलें कट कर किया मैंने, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, और ये सी आउट को भी मैंने रिमूव कर दिया। अब यही प्रोग्राम हमें क्या आउटपुट देगा, सेम आउटपुट आ जाएगी, वही वर्ड हेलो वर्ल्ड और नई पाकिस्तान। क्योंकि सी आउट फंक्शन कैसे काम करता है, सी आउट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से होगा। सी आउट लिखेंगे और उसके बाद एक स्टेटमेंट के लिए हमें 2 दफ़ा ये लेस देन का सिंबल जो है वो टाइप करना पड़ेगा, और उसके बाद हमने हेलो वर्ल्ड लिखा। ये जितनी मर्जी बड़ी स्टेटमेंट लिख दें तो ये एक स्टेटमेंट है। अच्छा, अगर हेलो वर्ल्ड और पाकिस्तान इकट्ठा लिखना होता तो हम इसे एक ही उसमें ले आते हैं, लेकिन हम इन दोनों के दरमियान में एक एंड लाइन जो कि उसका बिल्ट इन रिजर्व वर्ड है, फंक्शन है जो कॉल करता है कि इसको नई लाइन पे ले जाओ, ये एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे थे। अगर हम इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो समझेगा कि ये हमें एक स्ट्रिंग दे दिया गया है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, और वो स्ट्रिंग ही प्रिंट होगा। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखें हेलो वर्ल्ड एंड एल पाकिस्तान। अब उसको नहीं पता कि ये हमारे पास एंड एल जो है ये कोई फंक्शन है या रिजर्व वर्ड है या हमारे पास ये स्टेटमेंट ही है। जब हम इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे उसे एज ए स्टेटमेंट के तौर पे लिखेगा। आप इन्वर्टेड कॉमास में मेन लिख लें तो भी वो उसे एज ए, लेकिन अगर वैसे लिखेंगे तो वो वहाँ पे एरर देगा। अब ये एग्जीक्यूट होगा और इसका एंड एल प्रिंट नहीं होगा, नई लाइन पे इसको लेके चला जाएगा।
नेक्स्ट है, अगर कोई प्रोग्राम में कोई एरर है, फॉर एग्जांपल डबल लेस देन की बजाय सिंगल लेस देन हम टाइप कर लेते हैं। अब इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे वो यहाँ पे एरर दे देगा। अब देखें एरर यहाँ पे दे रहा है जबकि एरर उससे पहले है। तो ये थोड़ा सा खुद से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि पूरी लाइन को, उससे पहले वाली चीज़ों को, बाज़ एरर प्रीवियस किसी स्टेटमेंट की वजह से होता है। तो वो एरर वहाँ पे जहाँ कंपाइलर खुद को अंडरस्टैंड करता है कि यहाँ पे एरर होना चाहिए, उससे पहले पहले कोई उससे रेलिवेंट चीज़ जो होती है वो मिसिंग हो रही होती है। जी नेक्स्ट स्टेप और में चलते हैं। हमारे पास ये एक प्रोग्राम है कि हम दो नंबर्स को हमने सम करना है, गेट करने हैं दो नंबर, वो कैसे करेंगे, फिर उनका सम कैसे प्रिंट करेगा। तो अब इसमें तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। अब इस प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग ये देखें कि हमने दो नंबर गेट करने हैं, तो हमारे पास दो चीज़ें हों जिसके अंदर हम वो नंबर रखें, और फिर एक प्रिंट भी करना है सम को। तो हमें सम भी चाहिए, हमें एक और वेरिएबल भी चाहिए, एक और जगह भी चाहिए जिसके अंदर हम वो वैल्यूज़ रख सकें। तो हमने उसको डिक्लेयर करवा दिया है, इसको कहते हैं वेरिएबल। सम, num1, num2, आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के तरीकाकार जो है ना वो आपको गूगल पे बड़ी डिटेल से मिल जाएगा कि स्टार्टिंग में आप इंटीजर नंबर नहीं लिख सकते, स्पेस नहीं आएगी नेम के अंदर, जैसे हम लिखते हैं ना एन स्पेस, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अंडरस्कोर कुछ भी साथ में कह लें कि ना, वो इस तरह की वेरिएबल की डिक्लेरेशन है, पूरी डिटेल उसमें अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हमने दो नंबर्स लेने थे, एक num1 में रख लिया, दूसरा num2 में रख लिया। आप ये वाला कोड लें, इस कोड में चेंजिंग करें कि अगर हम num1 को n1 कर दें या सिंपली n कर दें, दूसरे को कह लें कि ना num कर दें, आप अपनी मर्जी से नाम रखेंगे फिर, बट उसी को यूटिलाइज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे num1 है तो यहाँ पे भी num1 लिखा हुआ है, प्लस करते हुए भी num1 लिखा हुआ है। अब ये दो नंबर गेट कैसे करता है? सी लैंग्वेज के अंदर, C++ के अंदर अगर दो नंबर्स को गेट करना है, यूज़र से लेने हैं, गेट करने का मकसद ये है जैसे ही प्रोग्राम चले वो पहले दो नंबर्स की डिमांड करें। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं सी-इन, कि सी के अंदर, प्रोग्राम के अंदर कोई वैल्यू इन करें। आउट है कि सी का प्रोग्राम वैल्यू दिखा रहा है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, अब आउट के लिए वही वहाँ से दूसरी तरफ जा रहा है, यहाँ से ग्रेटर देन का सिंबल है कि इसके पास आ रहा है, और जिसमें वैल्यू हमने रखनी है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। अच्छा, इस सब को हम कॉमे के साथ एक लाइन में ही एक ही दफ़ा इंट कह के सब में रख देंगे। अब इंट क्या चीज़ है? इंट यहाँ पे डाटा टाइप है कि हमारे ये जो नंबर होंगे ये विदाउट डेसिमल पॉइंट होंगे। ये शुरू में हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपका प्रोग्राम या आप चाहते हैं कि नहीं हमारे पास डेसिमल वाले नंबर होंगे, उसमें अशारिया भी आएगा, तो आप सिंपल तौर पे यहाँ पे फ्लोट कर दें। तो आप यहाँ पे जस्ट फ्लोट लिख देने से उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी C++ को कि ये जो नंबर्स डिक्लेयर हुए हैं इनके अंदर जो चीज़ स्टोर होनी है वो डेसिमल पॉइंट के साथ है। तो ये स्टेटमेंट बाद में हमने प्रिंट की, एक जस्ट प्रिंटिंग है, ये वैल्यू गेट नहीं करती। इंटर फर्स्ट नेम आप यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, गलत सही, उसने इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज़ है उसको एज इट प्रिंट करवा देना है। और फिर वही वैल्यूज हमने स्टोर करवाई num1 के अंदर, इसी तरह सेकंड नंबर की डिस्प्ले करवाया और num2 में हमने उसको स्टोर करवा दिया। फिर इन दोनों को सम निकाल के सम में रख दिया, और फिर ये देखें कि ये सम को हमने प्रिंट करवाया। पहली लाइन स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए थी, और फिर उसके बाद हमें वैल्यूज़ चाहिए थी कि यहाँ जो प्लस है वो वैल्यूज़ प्रिंट हो, जो प्लस हो के सम में आया है, तो वो यहाँ वैल्यू प्रिंट हुई। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे वो एंटर फर्स्ट नंबर मांग रहा है, यहाँ 5 दिया, एंटर किया, फिर 6 दे दिया, तो इसने 11 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इसके अंदर जो चीज़ हम लिखेंगे इक्वल टू का साइन दे दिया, तो वो वहाँ पे इक्वल टू को भी प्रिंट कर देगा, जो भी चीज़ यहाँ पे देंगे वो प्रिंट कर देगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप एस प्रिंट करवा दें, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो वो एक एरर यहाँ पे जनरेट करेगा। अब एरर को पढ़े, एस वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप,
कि आपने एस यूज़ तो कर रहे हैं, एस को डिक्लेयर नहीं करवाया। डिक्लेयर करवाना क्या होता है, ये डिक्लेयर करवा रहे हैं, हमने डिक्लेयर करवाया सम और प्रिंट करवा रहे हैं एस को, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे या तो हम सम कर दें या शुरू में हम और यहाँ पे भी सीन, यहाँ पे अगर हम नहीं लिखें, एस लिख दें, एम लिख दें, तो वो एरर जनरेट कर देगा। मुख्तलिफ किस्म के एरर्स को लिखें, देखें, अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ एरर दे देगा कि ये यहाँ पे टोकन जो डॉट है वो एक एरर जनरेट कर रहा है। तो एग्जैक्टली बाज़ का उसी पोजीशन पे पहुँच जाते हैं, बाज़ का कह लें कि वहाँ पे नहीं पहुँचते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई अगर हम एरर दे दें तो अब ये हमारे प्रोग्राम के अंदर इसने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया, क्योंकि ये कोई एरर नहीं है। डॉट के साथ वो प्रीवियस फाइल उठा लेता है। लेकिन अगर देखें हमने इसका नाम चेंज कर दिया, अब एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ एरर दे रहा है कि ये वाली फाइल तो हमारे पास है ही नहीं है। तो मुख्तलिफ किस्म के एरर लगाएं, उसको अंडरस्टैंड करें, प्रोग्राम का फ्लो देखें, एग्जीक्यूट रन करके देखें, बार बार उसको कह लें कि ना उसमें चेंजिंग करें और स्टेटमेंट को पढ़ के प्रोग्राम बनाने वाले बने। अब 2 नंबर्स की बजाय अगर हम यहाँ पे करें राइट अ प्रोग्राम दैट गेट 4 नंबर्स, तब आपको अच्छा ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये तो जस्ट ऐसे ही कमेंट्स मैंने दिए हुए हैं। तो 4 नंबर्स जो हैं वो गेट करने हैं, तो जैसे 2 नंबर गेट किए थे इसलिए हमें 4 नंबर चाहिए हो। अब उनको नाम ABCD दे सकते हैं, X1 Y1 2 X Y Z इस तरह से दे सकते हैं, X1 X2 X3 X4 भी कर सकते हैं, N1 N2 N3 N4। आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये डिस्प्ले नहीं होने, नज़र किसी को नहीं आ रहे। C++ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, एक प्रोग्राम हमने बनाना है, राइट करना है, जिसके अंदर 2 नंबर्स को हम ऐड करेंगे। अब वो 2 नंबर्स हमारे पास इंटीजर भी हो सकते हैं और फ्लोट भी हो सकते हैं, यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो आप फ्लोट भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं। मैंने 2 नंबर्स इंटीजर के तौर पे लिए हुए हैं। तो 2 नंबर तो हमें चाहिए थे प्रोग्राम 2 नंबर गेट करने के लिए, और 1 नंबर हमें चाहिए जिसके अंदर दोनों का सम रखेंगे, ऐड करेंगे। इनको आप जिस तरह से मर्जी, नेम वेरिएबल डिक्लेरेशन का प्रीवियस लेक्चर था उसको देख के आप नेम ऑफ द वेरिएबल्स का नेम रखा है हमने। ये int1 n नंबर 1 num1 n1 सिंपल n एनीथिंग नंबर 1 कुछ भी आप लिख सकते हैं। और इसको अलग अलग int n1 n2 सम इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं, या आप इसको एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। राइटिंग मेथड है, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमने नेक्स्ट जो लाइन कोड है हमारे पास वो है सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर। सीड फंक्शन को हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये सिंपल वही डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए है कंप्यूटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हम स्टेटमेंट देंगे वो एज ए डिस्प्ले हो जाएगी। सी इन स्टेटमेंट जो होगी ये कंप्यूटर से सी प्रोग्राम के अंदर वैल्यू गेट करने के लिए है। मतलब जहाँ पे भी हमें वैल्यूज गेट करनी है, प्रोग्राम ने बाहर से लेनी है, किसी यूजर से लेनी है, राइट अ प्रोग्राम टू गेट अ नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू गेट 3 नंबर्स, तो हम 3 नंबर्स को गेट करने के लिए सीन लगाएंगे। 3 टाइम्स सीन लगा लें, एक ही लाइन में 3 दफ़ा सीन लगा लें। ये आपका राइटिंग का मेथड है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आउटपुट में भी डिस्कस कर लेंगे कि इस तरह कैसे होगा। और अगर हमने एक ही लाइन में लिखना है तो सीन लिखेंगे, उसके बाद सीन के सैम्पल्स आ जाएंगे, ग्रेटर देन 2 टाइम्स है, फिर फर्स्ट वेरिएबल जिसमें वैल्यू गेट करके हमने रखनी है। वैल्यू गेट की हमने, और वैल्यू गेट करके num1 के अंदर स्टोर हो जाएगी। ये कमेंट्स के तौर पे दिखाया गया है कि राइटिंग का एक मेथड ये भी है। उसके बाद फिर हमने एक स्टेटमेंट दी, इंटर सेकेंड नंबर, सेपरेटली दिया है। जब एक लाइन के अंदर एक स्टेटमेंट दी जाती है तो वो एक ही लाइन में प्रिंट होती है। अगर एक लाइन में 2 नंबर हमने सीन जैसे प्रीवियस कमेंट्स में दिखाए थे तो वो एक ही लाइन में 2 नंबर गेट करेंगे।
सेकंड नंबर गेट किया, नंबर 2 में रखा। अब एक बात हमारे पास यहाँ पे ज़हन में रखें कि अगर हमने नंबर यहाँ पे जो नंबर शुरू में डिसाइड कर दिए उसी के अंदर वैल्यू रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ N2 लिया तो जब C इन करवाएंगे तो भी यहाँ पे N2 होगा, अदरवाइज वो num2 में वैल्यू रखेगा और num2 हमारी डिक्लेरेशन के अंदर नहीं है तो ये जनरेट एन एरर्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब हमने वैल्यूज गेट कर ली तो अब हमने इसके ऊपर लॉजिक लगानी है, इसको हमने आउटपुट कैलकुलेशन करनी है, यानी कि फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो दो नंबर्स को प्लस करने का सिंपल फार्मूला है कि उन दो नंबर जो हमने दो नंबर गेट किए हुए हैं उनको प्लस किया, प्लस साइन दिया और उसे एक थर्ड वेरिएबल में रख दिया एंड देन प्रिंट दिस थर्ड वेरिएबल्स ओनली सी आउट। अब अगर स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है तो इन्वर्टेड कॉमास में, और अगर वैल्यूज प्रिंट करवानी है किसी वेरिएबल की तो वो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास के होगी। अगर हम इन्वर्टेड कॉमास दे देंगे तो हमारे पास ये जो प्रिंटिंग होगी ये वर्ड सम लिखा हुआ आएगा। तो इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, साथ साथ थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने इसको कंपाइल एंड रन किया तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्या आ गया हमारे पास, num2 was not declared in this scope बिकॉज हमने यहाँ पे n2 किया हुआ है। तो या तो हम इसको n2 करें या प्रीवियस में हम इसको num2 कर लेते हैं। तो num2 एंड अब हम इसको एग्जीक्यूट कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम ये चल पड़ा है। तो ये प्रोग्राम की आउटपुट है। तो प्रोग्राम यहाँ से रन होना शुरू हुआ है। इंट num1 num2 num3 और सी आउट डिस्प्ले कर दिया इंटर फर्स्ट नंबर। तो ये देखिए हमारे पास इंटर फर्स्ट नंबर की स्टेटमेंट आ गई है। नेक्स्ट कंट्रोल जाके रुक गया है कि आप यहाँ पे कोई नंबर एंटर करें। लेट्स से हमने कोई सा नंबर एंटर कर दिया, हमने यहाँ नंबर 10 एंटर किया, 10 प्रेस किया और फिर एंटर किया तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट लाइन के अंदर थर्ड लाइन पे वही स्टेटमेंट एंटर सेकंड नंबर, और जब वो सीन पे गया तो वो एक नंबर गेट करने के लिए रुक गया। जब तक आप नंबर गेट नहीं देंगे और इंटर की नहीं दबाएंगे वो इससे नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। तो हमने कोई सा भी नंबर एंटर किया 5 एंड एंटर किया और ये देखें कि हमारे पास ये वर्ड टोटल इज 15। टोटल इज ये वाली प्रिंटिंग है और सम में सम वर्ड नहीं आया। इन दोनों को प्लस किया, जो हमने यहाँ पे प्लस किया था सम में रखा और वो प्रिंट हो गया है। अगर आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करें और फिर इसको बार बार एग्जीक्यूट करके देखें, प्रीवियस में करके देखें, एरर्स लाएं और एरर्स देखें और फिर उसको रिमूव करें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ स्टेटमेंट कोई सी भी लिख देते हैं। अगर हमने यहाँ पे अकेला सम लिख दिया तो ये सम इज सम एंड यू सी इट, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, और ये हमारे पास 41 एंड 5 तो 66 एंड 66 हमारे पास प्रिंट हो गया। और ये वो स्टेटमेंट है जो हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है। देखें जब हमने दो वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, दो डिफरेंट नेचर्स की वैल्यू, एक हमारे पास स्टेटमेंट है और एक वेरिएबल की वैल्यूज है, तो हमने इसको दो ये ऑपरेटर्स के साथ अटैच कर देना है। नेक्स्ट भी वेरिएबल अगर हमने प्रिंट करवाने हैं, लेट्स से हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू भी प्रिंट करें, तो हम इसके बाद इसको भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। आपका कह लें कि ना जहां पे आपने आउटपुट दिखानी है, ये आप डिटेल में सी इन और सी आउट के फंक्शन को देख लें, प्रीवियस लेक्चर्स में इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर जो है उसके अंदर सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं जो कोई वैल्यू गेट करते हैं, फिर उन वैल्यू के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म होता है, कोई काम होता है, कैलकुलेशंस होती है, देन रिजल्ट प्रिंट हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट गेट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर, राइट अ प्रोग्राम दैट गेट 3 नंबर एंड प्रिंट इट्स एवरेज। दीज आर ऑल प्रोग्राम जो है वो ये सारे के सारे प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम है जिसके अंदर इफ स्टेटमेंट नहीं आएगी। नेक्स्ट हम इफ स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही।
तो प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है वो मैंने कमेंट्स में ऊपर ही लिख दी है, C++ प्रोग्राम टू प्रिंट कन्वर्ट फीट टू मीटर। ऐसा प्रोग्राम लिखें जो फीट को मीटर में कन्वर्ट कर दें, मतलब फीट में कोई चीज़ वैल्यू गेट करें हम, फिर उसको मीटर्स में कन्वर्ट करें। तो हम रियल लाइफ में इसे इमेजिन करें ज़रा कि फीट जो है वो उस लेंथ की जो है एक इकाई है, उसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, यानी कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं या 1 फीट को के अंदर कितने मीटर्स होते हैं। तो ये प्रोग्राम उस हवाले से है। अगर हमें फार्मूला नहीं भी आता तब भी हमारा जो बाकी स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होना चाहिए। मतलब उसी तरह हेडर फाइल्स लगाई, उसी तरह नेम स्पेस को लगाया, हमने मेन फंक्शन को यूज़ किया है। अब हमें एक वैल्यू हमने गेट करनी है फीट में और दूसरी उसको दिखानी है मीटर के अंदर। तो हमने इसको फ्लोट में ले लिया। अब फ्लोट में क्यों लिया? मीटर और फीट जो है वो पॉइंट में भी आते हैं, इसलिए हमने इसको एज ए फ्लोट ले लिया। इंटीजर भी लिया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए। अगेन ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने मीटर ही लिखना है, फीट भी लिखना है, आप एम लिख लें, एफ लिख लें। यूजर को ये चीजें नजर ही नहीं आनी। यूजर को नजर आने वाली चीज वो स्टेटमेंट्स हैं जो आपने यूजर को दिखानी है। आप उसमें मिस्टेक करेंगे तो वो वैसे का वैसा डिस्प्ले होगा। तो सी आउट किया हमने, एक स्टेटमेंट गेट करनी थी इंटर फीट, और फिर उसके बाद उसको सीन में फीट के अंदर हमने रखा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। वैल्यू जो गेट कर रही है, जो प्रोग्राम के अंदर स्टोर कर रही है, वो सीन के अंदर है। सी आउट डिस्प्ले है स्टेटमेंट को डिस्प्ले करने के लिए। देन हमने इस फीट के ऊपर फार्मूला लगाया कि अगर इन फीट को 3.280 और फला से अगर हम डिवाइड कर दें तो उसके मीटर बन जाते हैं। मतलब अगर 1 मीटर है तो उसके कितने फीट बनते हैं, और अगर 1 फीट है, 10 फीट है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 3 पे डिवाइड कर देंगे, 3.28 पे, तो उसके मीटर बन जाएंगे। और फिर इन मीटर्स को हमने डिस्प्ले कर दिया एज इट, जैसे फ्लो एक चल रहा है। तो फिर हमने इसको कंपाइल और रन किया। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखें इंटर फीट, हमने 30 फीट दिया और फिर एंटर किया तो इसका अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो 9.144 ये एग्जैक्टली इसका आउटपुट आ गई है कि ये। अब देखें हमारे पास यहाँ पे हमने इसके साथ कोई स्टेटमेंट नहीं दी, जस्ट मीटर डिस्प्ले किया तो उसने मीटर की वैल्यू। अगर साथ में कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं आप, साथ में वो कोड कर दें, वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसके अंदर हम कह रहे हैं कि कन्वर्ट करें सेंटीग्रेड को फारेनहाइट के अंदर। तो हमें कन्वर्जेंस के जो है वो फार्मूलाज हमारे माइंड में होने चाहिए कि इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। तो फार्मूले सारे याद भी नहीं करने, बट हमें उसकी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट, हम एक्चुअली हम इसको समझ रहे हैं कि कोड कैसे रन हो रहा है। तो एक वैल्यू गेट करनी है और एक आउटपुट दिखानी है। तो 2 वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है, दोनों फ्लोट के अंदर ले ली हमने। सी इन किया, सी आउट किया, इंटर टेम्परेचर इन सीलियस, और फिर इसको इसी के अंदर स्टोर करवा लिया। ये जो स्टोरेज है ये इससे बिलोंग नहीं करती। स्टोरेज जो है वो हमारे पास जो डेक्लेरेशन है उससे बिलोंग करती है। और अगर हमने यहाँ इसको सी ले लें और फिर स्टोरेज भी सी के अंदर ही करवाएं, वेरिएबल डेक्लेरेशन है, आपकी मर्जी है। अब सी को ही फार्मूले के अंदर यूज करें। यहाँ पे सी को यूज करेंगे तो वो कैलकुलेट करेगा, अदरवाइज वो कोई ना कोई एरर आपको जनरेट कर देगा। फारेनहाइट है तो फारेनहाइट वैसे का वैसा डिस्प्ले हो गया। अब फारेनहाइट में हमने क्या किया, हमारे पास एक स्टेटमेंट के लिए है और दूसरी वैल्यू के डिस्प्ले के लिए है, तो इसको बाद में कॉन्कैटिनेट करवा दिया। कॉन्कैटिनेट मीन हमने इसको मिला दिया है कि 2 वैल्यूज को, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सेंटीग्रेड में हम वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल 37 टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का, तो ये 98.6 इसने आउटपुट दिखा दिया। डिफरेंट आउटपुट दें, डिफरेंट इसमें चेंजिंग करें, फार्मूला चेंज करेंगे तो रॉन्ग आउटपुट आएगी, और रॉन्ग आउटपुट जो होगी वो लॉजिकल एरर्स की वजह से है। और अगर इसकी सेंटेंस की कोई फॉर्मुलेशन गलत है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हमने कर दी उस डेक्लेरेशन के हवाले से, टी को रिमूव कर दिया, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे वो एरर्स देगा कि ये चीज पहले डिक्लेयर नहीं करवाई आपने,
आपने टी के साथ फ़ारेनहाइट को डिक्लेयर करवाया था, तो हम यहाँ पे इसको दोबारा फिर उसी पोजीशन में ले आते हैं। अब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और हमने 88 से फ़ारेनहाइट दिया तो उसमें मल्टीप्लाई करके जो भी आउटपुट आया वो हमें डिस्प्ले कर दिया। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है उसके अंदर हमने एरिया ऑफ अ सर्कल को कैलकुलेट करना है। C++ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें एक वैल्यू रिक्वायर्ड होती है जो यूज़र हमें इनपुट करेगा, उसको कहते हैं रेडियस। रेडियस हम गेट करेंगे, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे 2πr²। पाई की वैल्यू हमें मालूम है, और r² जो है वो हम रेडियस का वो गेट कर लेते हैं। एक वैल्यू हमने गेट करनी है रेडियस, और दूसरे में हमने उसका एरिया कैलकुलेट करके रखेंगे। रेडियस फ्लोट में ले लिया, इंटीजर में भी लिया जा सकता है। फ्लोट में इसलिए लिया कि पॉइंट में हमारा रिजल्ट चूंकि पॉइंट में आएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है ना वो पॉइंट में ली जा रही है। तो एक नई चीज़ यहाँ सीखने को मिलेगी आपको कि डिफाइन के साथ हम पाई की वैल्यू भी दे सकते हैं। अच्छा, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे भी फ्लोट और पाई भी दे सकते हैं, कोई उसमें डिफरेंट नहीं है इस लेवल के ऊपर। फिर नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे कि यहाँ डिफाइन से क्या मुराद है। मतलब पूरे प्रोग्राम के अंदर मेन में जो डिक्लेयर की गई वैल्यूज़ वो मेन में ही कॉल हो सकती है। फंक्शंस को जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सी आउट वही आउटपुट दिखाई गई हमने, और फिर सी में वैल्यू रेडियस में लेके रखी है। रेडियस आर भी ले सकते हैं, रेडियस पूरा भी ले लिया है, तो रेडियस ही यहाँ डिक्लेयर करवाया, रेडियस में वैल्यू आ गई। अब रेडियस का स्केयर कैसे आएगा? रेडियस टैरिक रेडियस और मल्टीप्लाई बाय पाई कर दिया, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू 3 ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, सेम रिजल्ट्स आएंगे उसके। ये सारी कैलकुलेशंस हुई और रिजल्ट्स हमारा जो है वो एरिया में हमने सेव कर दिया। देन हमने सिर्फ उसको प्रिंट करवाना है एरिया को। लो जी, प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास एक एरर आ रहा है जी, इंक्लूड डज नॉट नेम अ टाइप। और इसके साथ ही हमारे तकरीबन जो है वो 5-6 एरर्स जो इससे रेलिवेंट है। सी आउट भी इंक्लूड में ही होता है। यहाँ पे हम नंबर साइन देना भूल गए हैं, हमने नंबर साइन दिया। नेक्स्ट अब हम फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखें सारे एरर्स खत्म हो गए, एक रिटर्न वाला एरर रह गया है हमारे पास। ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये स्टार्ट हुई हैं, वो कहते हैं इसको क्लोज नहीं किया आपने। हम इसको नेक्स्ट क्लोज करते हैं जी। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। रेडियस की वैल्यू यहाँ एंटर करें, 10 दिया हमने वैल्यू, एंटर की, और इसने 10 का स्केयर लिया 100 मल्टीप्लाई बाय 3.4, तो ये हमारे पास इसका रेडियस एरिया ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेज टू ईयर्स, वीक एंड डेज। एक वैल्यू गेट करनी है, डेज हमने गेट करने हैं, फिर उसी डेज के ईयर्स भी बनाएंगे और वीक्स बनाएंगे, और फिर हम उसके डेज कैलकुलेट करेंगे। एक वैल्यू गेट करेंगे डेज, और 3 वैल्यूज जो है ना 2 उसमें से और कैलकुलेट करके डेज, बाकी जो रिमेनिंग्स रह जाएंगे हमारे पास। ईयर्स लिया, वीक्स ले लिए हमने, ये तीनों हमने इंटीजर बना लिए, और सी आउट किया इंटर डेज। यहाँ हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी और वो स्टोर हो जाएगी सी इन में डेज के अंदर। अब हमें पता है कि डेज अगर हमारे पास हैं तो उसके हमने ईयर्स बनाने हों, लेट्स से हमारे पास 500 डेज हैं, तो उसके ईयर्स बनाने हों तो उसमें से कितने ईयर्स निकलेंगे उसको 365 पे डिवाइड कर देंगे। 365 को डेज पे डिवाइड करेंगे तो वो उतने ईयर्स इसके अंदर ईयर्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ईयर्स वाई एनीथिंग एक्स वाई जी जो भी लेंगे वहाँ स्टोर हो जाएंगे। डे में वैल्यू स्टोर करवाई थी, डे को 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी तरह हमारे पास जब हमने डेज निकाल लिए, 365 डेज हमने निकाल लिए हैं, निकल आए हैं, अब हमारे पास जो बाकी वैल्यूज होगी वो रिक्वायर्ड होगी। लेट्स से 500 है
तो 500 में से 365 निकाल दें। तो इसके दो मेथड है, माइनस करके भी निकाला जा सकता है, लेकिन बेस्ट मेथड ये है कि हम डेज को का रिमाइंडर ले लें 365 से। रिमाइंडर क्या चीज़ होती है, बहुत ज़बरदस्त ऑपरेटर है। लेट्स से इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। लेट्स से अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 7 को 2 पे डिवाइड करें, जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा वो 3.5 होगा हमारे पास। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 14 होगा। वैल्यू सेम है, रिजल्ट डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दरमियान में ऑपरेटर डिफरेंट यूज़ हो रहा है। ऑपरेटर क्या होता है? सिंबल्स है एक जो अपने से रेलिवेंट रिजल्ट देता है। अपने से रेलिवेंट रिजल्ट से क्या मुराद है कि 7 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है कि वो दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, प्लस प्लस करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर है पहले से ही। ये वाला जो ऑपरेटर है इसको कहते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर। ये पहली वैल्यूज़ को दूसरी पे डिवाइड करके जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचती है वो रिटर्न करता है। मतलब 7 को 2 पे डिवाइड किया तो जो कंप्लीटली पूरा डिवाइड हुआ वो तो है 3 और 6, बाकी 6 आया और एक रिमाइंडर में बच गया। तो इस तरह हमारे पास अगर 17 डिवाइडेड बाय 2 करें तब भी हमारे पास एक ही रिमाइंडर है, जो बाकी बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। अब हमारे पास यहाँ पे अगर 10 हो तो रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 7, यानी कि जो डिवाइड किया वो आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे है 500। लेट्स से हमारे पास 500 है यहाँ पे और रिमाइंडर लिया हमने 365 से। 365 या सपोज करते हैं 366 है, तो 1 टाइम डिवाइड हो गया और बाकी रिमाइंडर 1 बच गया। अगर यहाँ पे हमारे पास 370 है तो 1 टाइम 365 डिवाइड हुआ और बाकी बचा 5 हमारे पास, रिमाइंडर 5 दे रहा है। तो इसी तरह अगर हमारे पास 500 है यहाँ पे तो 500 को 360 पे डिवाइड करें, रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास 135। तो 500 से ईयर्स निकाल लेंगे, 365 डेज निकलेंगे, बाकी जो रिमेनिंग चाहिए वो 135 डेज होंगे। तो 135 डेज को इस तरह हमने नेक्स्ट वीक्स के अंदर कैलकुलेट कर लिया कि ये रिमेनिंग डेज बच गए हमारे, वो ऊपर से 135 को उसको जब 7 पे डिवाइड किया तो वो हमारे पास डेज आ गए, वो हमने वीक्स में स्टोर कर लिए। और अब बाकी डेज कितने बच गए 365 ईयर्स को 365 से मल्टीप्लाई करके प्लस वीक्स को 7 से मल्टीप्लाई करके टोटल डेज जो पहले दिए हुए हैं उसमें से माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास डेज ही रिमेनिंग रह जाएंगे। और फिर हमने इनको ईयर्स को, वीक्स को और डेज को प्रिंट करवा लिया। ये स्ट्रिंग प्रिंट करवाए हैं, ये वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट करवाई हैं एंड लाइन न्यू लाइन पे जाने के लिए। अब इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करके देखें, नंबर ऑफ डेज मांग रहा है, इंटर नंबर ऑफ डेज, वही हम 500 अगर हम इसको इंटर करते हैं, देखें 1 ईयर निकल आया, 19 वीक्स अगर 500 के बनाएं तो वो तो हमारे पास 52 तो 1 ईयर के हैं, तो ये रिमेनिंग डेज में से हैं। 19 वीक्स बने और बाकी जो डेज बच गए हैं वो है 2। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ASCII वैल्यूज। ASCII वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होती हैं? वो वैल्यूज जो हर करैक्टर के अगेंस्ट एक इंटीजर वैल्यू असाइन है, उसको पूरा चार्ट कहते हैं। पूरा चार्ट जो है ना वो आपको गूगल करेंगे तो वो ASCII वैल्यूज मिल जाएगी। तो अगर वो वैल्यूज हमने चेक करनी हो, देखें हमने थर्ड जो डाटा टाइप्स पढ़ी थी वो है करैक्टर की हमारे पास।
करैक्टर ए बी सी प्लस माइनस, ये सारे सिंबल्स जो हैं वो एज ए करैक्टर के तौर पे हम इसमें सेव कर सकते हैं। एक करैक्टर को सी ले लिया, सी एक्स वाई जी कुछ भी ले सकते हैं, उसके अंदर हम अगर एक करैक्टर स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो उसको एज ए सी एच ए आर करैक्टर के तौर पे लेंगे। तो इंटर करैक्टर स्टेटमेंट दी, एक सी आउट किया, फिर सी इन के अंदर उस वैल्यू को हमने स्टोर करवा लिया। अब सी आउट कर दिया हमने और यहाँ पे क्या किया, कॉन्कैटिनेट करवा दिया सी को कि सी की वैल्यू प्रिंट करे, फिर इज भी लिखा हुआ हो, फिर उसके साथ इंट सी। अगर अकेला सी करेंगे जैसे यहाँ किया हुआ है तो हमें करैक्टर सी जो स्टोर करवाया वो आएगा। अगर हमने इंट बाहर लगा के फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन कॉल कर लिया तो वो फंक्शन क्या करेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, वो ही इसकी एस्काई वैल्यू होती है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं हम। अब हमने करैक्टर एंटर करना है, इंटीजर एंटर नहीं करना। फॉर एग्जांपल हम एफ एंटर करते हैं, तो ये हमने एफ एंटर किया तो एफ की जो एस्काई वैल्यू है वो 102 है। अब एस्काई वैल्यू देखनी हो तो इसको गूगल करें, वहां पे आपको एस्काई वैल्यू मिल जाएगी, AS। ASCII वैल्यू लेटर्स F70, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर जो है वो उसकी 102 होगी। अगर हमने दोबारा चेक करना है अपने प्रोग्राम को, फॉर एग्जांपल दोबारा इसे एग्जीक्यूट करते हैं और अब की बार हम इसको कैपिटल F देते हैं तो देखिए 17 हमारे पास जो है उसकी ASCII वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन थे। पहले चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं सिंपल से लेके कॉम्प्लिकेटेड तक, कुछ प्रोग्राम हम कॉम्प्लिकेटेड भी देखेंगे जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, मुख्तलिफ नंबर्स की जो है वो कैलकुलेशंस की जाती है, बट उसमें सिंपल प्रोग्राम होते हैं कि कुछ वैल्यूज़ गेट कर रहे हैं, कोई फार्मूलाज वगैरह अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट दिखा रहे हैं। जैसे हमारे डेज वाले थे कि ये वैल्यू, हमने एक वैल्यू गेट की और उसके ऊपर ये फार्मूले कैलकुलेशंस लगाई, हमने लॉजिक लगाई और फिर इसको हमने प्रिंट करवा लिया। सर्कल में था कि हमने रेडियस को गेट किया, फिर उसके ऊपर ये लॉजिक लगाई, एक कैलकुलेशन की और फिर उसको आउटपुट दिखा दिया। इसी तरह हमारे पास सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, जितनी भी सिंपल्स कैलकुलेशंस हैं जिसमें एक फ़्लो के साथ प्रोग्राम चल रहा है कि हम कुछ वैल्यूज़ गेट करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैलकुलेशंस अप्लाई करते हैं, फिर आउटपुट दिखा देते हैं। तो ये हमारा पहला फेज़, पहला चैप्टर है। इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम प्रोग्राम बनाएं, प्रोग्रामों को कॉपी कर लें, गूगल, यूट्यूब, हर चीज़ कह लें कि अवेलेबल है। कोड को कॉपी करें, पेस्ट करें, उसमें चेंजिंग करें और डिप्लॉय करके देख लें, उसमें एरर्स आएंगे, उस एरर्स को रिमूव करें। बस इसकी फंक्शनैलिटी को समझें कि ये काम कैसे कर रहा है, कि सी का प्रोग्राम जो है वो कहाँ पे क्या चेंजिंग करनी है। फॉर लेट्स से अगर हमने फ़ारेनहाइट पूरा नहीं रखना है, अगर हमने इसको सिर्फ एफ करना है तो ये जस्ट हमने एक वेरिएबल्स बनाए हुए हैं CF, ठीक है। सी में जो ले रहे हैं सेंटीग्रेड, एफ में फार्मूला कैलकुलेट होके आएगा। तो अब देखें फ़ारेनहाइट यहाँ पे लिया था तो यहाँ पे हमारे पास फ़ारेनहाइट है, हम यहाँ पे इसको F कर देंगे। अब कैलकुलेशन होके हमारे पास F पे आई है और यहाँ प्रिंटिंग हम फ़ारेनहाइट करवा रहे हैं। अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमें यहाँ पे एरर देगा और वो डिक्लेयर करेगा कि ये फ़ारेनहाइट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, कि आपने इसको डिक्लेयर नहीं करवाया था, पहले डिक्लेयर था तो आउटपुट आ रही थी। अगर हम इसको दोबारा इसके ऊपर ले आते हैं FA, अब फिर वो हमें एरर देगा कि FA भी हमने डिक्लेयर नहीं करवाया। हाँ, हम यहाँ पे FA कर दें। अब यहाँ पे FA कर दिया, फिर एग्जीक्यूट, F ख़त्म हो गया, अब F नहीं है तो F वाले में एरर दे दिया कि भाई यहाँ पे F है, तो हमने यहाँ पे फिर F किया, उसे FA कर दिया। अब एग्जीक्यूट करेंगे, अब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा कि उसको एक फ़्लो मिल गया। क्या फ़्लो मिला कि एक हमने FA को डिक्लेयर करवाया, FA के अंदर कैलकुलेशन करवाई और फिर FA को ही हमने आउटपुट दिखाई। अगर आप अपना प्रोग्राम देखें तो इसमें कहीं वर्ड FA नहीं आया। इंटर टेम्परेचर इन सीलियस स्केल, ये कहाँ पे है? ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे, इंटर टेम्परेचर इन सीलियस स्केल,
जो स्टेटमेंट दे देंगे उसको नहीं पता, क्योंकि जितनी भी मिस्टेक्स होंगी प्रोग्रामिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारी की सारी ह्यूमन की है, इंसानों की बनाई हुई होंगी। हम बनाते हुए गलती कर लें तो वो कुछ गलतियां डिटेक्ट हो जाती हैं। वो एरर्स की टाइप्स हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर्स एंड कह लें कि ना रन टाइम्स एरर। वो थ्योरी आपको कह लें कि ना वहाँ से कैलकुलेशंस हो जाएगी, वो आप रीड आउट कर लीजिएगा। तो हमारा ज़्यादा फोकस है प्रैक्टिकली कह लें कि ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट होता है, किस तरह वर्क कर रहा है। तो देखें ये वो वैल्यूज़ डिस्प्ले हुई। अब बताया ये जा रहा था कि FAC इसमें आउटपुट में ये बिहाइंड द कोड है, हमें पता है कि C और FA क्या करता है। तो हमने यहाँ वैल्यू दी 98, एंटर किया तो इसने फार्मूले के मुताबिक 208 कैलकुलेट कर दिया। एक दफ़ा फिर इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर एग्जैक्ट हमें अगर एग्जीक्यूशंस और टेस्टिंग का मकसद ये होता है कि टेस्टिंग के अंदर आप अननोन चीज़ें दें। फॉर एग्जांपल 100 दिया मैंने तो 212 जो है ये फ़ारेनहाइट का मैक्सिमम स्केल्स होता है। 100 जो है वो सेल्सियस का स्केल होता है। उसी फार्मूले के तहत उसने कैलकुलेट किया, ये वही फार्मूला जो अप्लाई हो रहा है। फार्मूला राइट करने का मेथड है कि 1.8 मल्टीपल 9/2 है, तो 9/2 जो है वो 1.8 ही कैलकुलेट होता है। यहाँ पे ये भी कर लें, ये 9/2 लिख लें, एज इट जो भी आपको कह लें कि ना सूट करता है। इस प्रोग्राम के अंदर हम सिंपल C++ का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक सिंपल प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाने के लिए हमें C का प्रोग्राम प्लस का कैसे लिखना पड़ता है। वेरी बेसिक 3 चीज़ें हैं, इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले मेन से जो ऊपर वाला हिस्सा आता है, इसको प्री प्रोसेसर डेटिव्स कहते हैं। टेक्निकल इसकी कह लें कि ना टर्म्स हैं, वो आपको गूगल करेंगे तो मिल जाएंगी। पर ये एज इट सब में ऐसे ही लिखना है। मेन प्रोग्राम है, मेन के अंदर इससे आगे C की स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। जितनी भी चेंजिंग आएंगी मोस्टली जो है वो इसी के अंदर हम चेंजिंग करते हैं। मोस्टली प्रोग्राम्स हमारे इसी से बिलोंग करते हैं। आगे जाके फर्दर प्रोग्रामिंग के अंदर फिर हम हेडर फाइल्स और इंक्लूड करवाएंगे। इसके अंदर फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शंस को भी शामिल करेंगे। पर सिंपल तौर पे इस प्रोग्राम को देखते हैं, ये जस्ट एक लाइन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो अगर एक वर्ड प्रिंट करवाना है, एक लाइन प्रिंट करवानी है, समथिंग प्रिंट करवाना है, तो हमें ये सारी चीज़ें जरूर मेंशन करनी पड़ेंगी। तो इसमें ये चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है। इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। रिटर्न 0 भी फंक्शन को रिटर्न करने के लिए ना भी करेंगे तो भी आपका प्रोग्राम चलेगा। सी आउट एक फंक्शन यूज हुआ है। सी आउट क्या करता है, डिस्प्ले देता है, आउटपुट पे वैल्यूज को दिखाता है या स्टेटमेंट्स को दिखाता है। हमने चूंकि वर्ड सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी थी, हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है हमने सिंपल सी आउट इसमें एक स्टेटमेंट लगाई और प्रोग्राम को रन कर दिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो इसने वर्ड हेलो वर्ड को प्रिंट करवा दिया। ये बाकी जो नीचे आउटपुट में ये चीज़ें हैं ये कंपाइलर की अपनी है कि कितना टाइम लिया है, कंटिन्यू करें और ब्रेक कर दें, ये इसका एक फॉर्मेट है। आप और डेवलपर यूज़ कर लेंगे और कह लें कि ना कंपाइलर यूज़ करेंगे, उसमें डिफरेंट तरीके से ये नज़र आ रहा होता है। तो पहली जो मेन से पहले के जितनी भी स्टेटमेंट हैं वो डिस्प्ले नहीं होनी, डिस्प्ले वही होना है जो सी आउट में दिखाया गया है। सी आउट में क्या लिखा गया है, हेलो वर्ड। हेलो वर्ड हमारे पास यहाँ प्रिंट हो गया है। हेलो वर्ड से पहले एक चीज़ दिखाई गई है एंड एल। एंड एल होता है न्यू लाइन पे जाने के लिए। अगर हम इसको ख़त्म कर दें एंड एल को और फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करें तो पहले स्टेटमेंट देखें हमारे पास अभी ऊपर एक लाइन डिस्प्ले हो रही है, ब्लैंक लाइन। अगर अब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं वो इसी एंड एल की वजह से था। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया हमने, इसको रन किया, हमारे पास जो स्टेटमेंट अब आएगी वो बिल्कुल फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट हो रही है। ये था सिंपल सा प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं।